हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप कल का लेक्चर आप सब लोगों ने देख लिया है एंड जैसा कि बोला था सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लिए हैं। सो आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू लेक्चर। ठीक है, आज अपन लोग शुरू करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का। आगे अपन बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली। एंड नेक्स्ट यस डेफिनेटली इंग्लिश ग्रामर का कल अपन लोगों ने 2 कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे, आज सिर्फ एक छोटा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट ऑब्वियसली बिफोर वी स्टार्ट अपन थोड़ा सा कल का रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, अभी अपन लोग बहुत कम कम पढ़ रहे हैं, धीरे स्लोली ग्रेजुअली आई विल इंक्रीज माई स्पीड। ठीक है, थोड़ा सा अपन रोज ज्यादा पढ़ेंगे बिकॉज अटेम्प्ट अपना पास है एंड मेहनत अपनी थोड़ी को ज्यादा करनी है। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन फर्स्ट एंड देन वील मूव ऑन टू आज का लेक्चर। ठीक है, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। हियर इट इज। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई गेस आप लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन के मॉड्यूल अच्छे से रीड किया है, आपने नोट्स अच्छे से रीड किए हैं एंड आपने इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस शीट अच्छे से सॉल्व करी है। ठीक है, उसके सिवाय इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने आपको चीजें करने के लिए बोला था जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, वो एक बार हम वापस रिमाइंड करा दें। तो भाई आपको सबसे पहली चीज तो रोज वर्ड्स पढ़ने हैं 4। ठीक है, आपको रोज के नए 4 वर्ड्स पढ़ने हैं। ठीक है, आपको रोज 4 वर्ड्स पढ़ने एंड दीज वर्ड्स कैन बी एनी रैंडम वर्ड। ठीक है, कोई भी रैंडम वर्ड हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर से उठाया, कोई आर्टिकल में देख लिया। इन शॉर्ट्स आजकल बहुत फेमस एक न्यूज की ऐप है, उसपे कोई वर्ड आया, कोई नया वर्ड जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, वैसा वर्ड हो गया। तो 4 वर्ड्स आपको रोज नए पढ़ने हैं। ठीक है, एंड बेस्ट होगा अगर आप एक ग्रुप बना सकते हो। अगर आपने 2 या 3 या 4 या जितने भी लोगों का, ऑब्वियसली मिनिमम 2, अगर आपने इतने लोगों का ग्रुप बना के अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके रोज के वर्ड ज्यादा हो जाते हैं। हर इंसान 4-4 वर्ड्स पढ़ेगा एंड दे कैन शेयर दोज वर्ड्स। ठीक है, तो मान लीजिए आपके कोई 2-3 दोस्त और कर रहे हैं तो दोनों तीनों का एक ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप पे, CSCET करके और वॉट एवर इट इज वोकैबुलरी करके कुछ भी एक ग्रुप बना लो। तीनों चारों लोग रोज 4 वर्ड पढ़ा करो एंड रात को सोने से पहले वो 4 वर्ड्स डिस्कस किया करो। ठीक है, एंड जो आप वर्ड बनाते हो, वर्ड जब आप पढ़ते हो उसको सेंटेंस में यूज करना सीखो। ठीक है, कभी भी वर्ड का सिर्फ मीनिंग समझोगे ना तो आपको वर्ड समझ में नहीं आएगा। हमेशा वर्ड जो पढ़ रहा है उसको एक सेंटेंस बना के देखो। उससे जब आप उसे सेंटेंस बनाना सीखोगे ना तब आपको वर्ड का मीनिंग क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते मान लीजिए आपके अगर 3 दोस्त हैं एंड तीनों लोग 4-4 वर्ड्स रोज पढ़ रहे हैं तो 4 + 4 + 4, ठीक है, तो 12 वर्ड्स हो जाते हैं। तो एक दिन के 12 वर्ड्स हो जाएंगे। जितने ज्यादा लोग एक ग्रुप में उतने ज्यादा वर्ड्स, लेकिन बहुत ज्यादा लोग भी नहीं रखना है क्योंकि इतने ज्यादा वर्ड्स एक दिन की याद भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको वर्ड्स रोज पढ़ना है एंड वो वर्ड से एक सेंटेंस बना के देखना है। These words will also help you in synonyms and antonyms. ठीक है, also I have thought about few things a little bit. Probably I'll be adding one page in the notes जिसमें आपको प्रोवाइडेड होगा कि कुछ टिप्स जो आपको एग्जाम के पहले याद रखना है। जैसे कि हम बार बार बोलते रहते हैं कि मॉड्यूल का एक भी एग्जाम्पल मिस नहीं करना है, देन आपको मॉड्यूल को फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में पढ़ना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आई मे प्रोबेबली एड इन द एंड ऑफ द मॉड्यूल, सॉरी नोट्स। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, जब अपने लेक्चर्स खत्म होंगे, जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा उसके बाद हम आपको पॉइंटर्स बता देंगे कि एक ये चीज, दूसरी ये चीज, तीसरी ये चीज, चौथी ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जैसा भी इज कंफर्टेबल फॉर मी आई विल डू दैट। ठीक है, एग्जाम के पहले आपको वो चीज याद रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज याद रखना, इंग्लिश ग्रामर जो अपन लोग रोज पढ़ रहे हैं 15-15 मिनट की, ठीक है, 5 किसी दिन 5 मिनट पढ़ेंगे, किसी दिन 10 मिनट, किसी दिन 15 मिनट, तो जितनी भी देर के अपन इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर को प्लीज चार्ट्स के फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कल अपन लोगों ने नाउन पढ़ा तो अपन लोगों ने समझ लिया नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, द नाउन 3 टाइप के होते हैं, तो अपन लोगों ने एक चार्ट बना लिया। अभी हम रिवाइज करेंगे, हम बताएंगे आपको किस तरीके का चार्ट, सो दैट एंड इसकी एक नोटबुक बना लो। ठीक है, एक पतली सी 50 पेज की एक नोटबुक बना लो, 100 पेज की एक नोटबुक बना लो, पतली सी कॉपी आती है और टेस्ट कॉपीज आती थी वो बना लो। उससे क्या होगा, आप जब एग्जाम के पहले, ठीक है, एग्जाम जब आने वाला होगा ना तो आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये नोटबुक देख के चार्ट्स देखने हैं, यू आर डन विद द कंसेप्ट। ठीक है, आपका हो गया। पेपर के एक दिन पहले भी आप वो सिर्फ 50 पेज की नोटबुक रिवाइज करके जा सकते हो। ठीक है, तो दूसरी टिप आज की क्या है, आपको एक नोटबुक बनानी है फॉर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के लिए प्लीज आप लोगों को एक नोटबुक बनानी है 50 पेजेस की। रोज का एक कंसेप्ट आपको उसमें डालना है एंड प्रैक्टिस शीट्स जो अपन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉपी उसकी मिल रही है, आप उसको डाउनलोड करके चाहिए तो नोटबुक के पीछे लगाते जाओ। फॉर एग्जाम्पल आज अपन लोग ने नाउन पढ़ा, नाउन की प्रैक्टिस शीट उसके कंसेप्ट के बाद, प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन की प्रैक्टिस शीट उसके कंसेप्ट के बाद, एडजेक्टिव पढ़ा उसकी प्रैक्टिस शीट। ठीक है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर टॉपिक की प्रैक्टिस शीट आई एम नॉट गिविंग टू यू बिकॉज आई नो अपने ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है एंड इतनी प्रैक्टिस शीट से अपन सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो टॉपिक्स जो हमें लगता है कि एंड आई नो कि वहाँ कंफ्यूजन होता ही होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है एंड जो टॉपिक बहुत चिंती है, ठीक है, तो जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले हैं जहाँ प्रैक्टिस लगती है
उनके लिए आई गिव यू प्रैक्टिस शीट्स। कुछ टॉपिक्स जहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है उनके लिए आई मे नॉट गिव यू प्रैक्टिस शीट्स, क्योंकि मॉड्यूल में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं दे आर मोर देन इनफ, ठीक है, उनके समय अपने को और कुछ पढ़ना नहीं है, तो ये चीजें याद रखना। अच्छा, अपन आते हैं वापस इस पे। तो कल उस दिन हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि आपको 4 वर्ड्स रोज के पढ़ने हैं, देन आपको फॉरेन वर्ड्स पढ़ने हैं। फॉरेन वर्ड्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, आपको फॉरेन वर्ड्स रोज पढ़ने हैं, तो आपको फॉरेन वर्ड्स मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में। आपको 3 से 4 फॉरेन वर्ड्स रोज पढ़ने हैं। फॉरेन वर्ड्स कौन कौन से हो गए, एब इनिशियो हो गया एंड वगैरह वगैरह, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स है। देन आते हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, ये आपको मिलेगा चैप्टर 8। इनफैक्ट चैप्टर 8 जब आप देखोगे ना, चैप्टर 8 में पढ़ने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है, सिर्फ बिजनेस टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में बहुत कुछ होगा, फॉर एग्जांपल एफडीआई के बारे में बात होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में बात होगा, तो ये भी आपको रोज पढ़ना है, ठीक है। आई ट्राई, अभी तो अपना 1-1 घंटे का लेक्चर हो रहा है, थोड़ा सा अगर लेक्चर का टाइम पीरियड खत्म कम होता है तो आई ट्राई कि रोज के 5-6 वर्ड्स अपन लोग क्लास में डिस्कस कर लें एटलीस्ट, ठीक है, ताकि वो जो एकदम ही ढीठ प्रकार के लोग हैं जो नहीं मानेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, वो छोड़ देंगे एग्जाम भरोसे की आएगा तुक्का मार देंगे, ठीक है, उनके लिए एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ डिस्कस हो जाए। तो आई सी पहले कि अगर 1-1 घंटे से लेक्चर थोड़ा कम होता है तो अपन स्टार्ट कर देंगे 5-5, 6-6 वर्ड्स डिस्कस करना। ऑब्वियसली उसमें अराउंड 80-90 वर्ड्स हैं, तो 90 वर्ड्स तो शायद ही जन्म में अपने कभी खत्म हो पाएंगे इतने, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि अपने सारे वर्ड्स डिस्कस हो जाए, ठीक है। इसलिए इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस कि प्लीज आपको रटना नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ रोज पढ़ना है, आपको सिर्फ रोज रीड करना है और कुछ भी नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग हैबिट्स थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी। प्लस ऑब्वियसली जरूरी नहीं है जो बुक में दिया है वो आएगा, बट मेरा अंदाजा ये बोलता है कि 90% उसमें से ही आएगा जो आपके मॉड्यूल में दिया है। योर मॉड्यूल इज मोर देन इनफ, उसके आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्टिल किसी को ग्रामर के कंसेप्ट के लिए चाहिए कि मुझे और प्रैक्टिस करना है कंसेप्ट, तो ऑनलाइन आप इतना डाल देना, वर्ब प्रैक्टिस शीट्स या नाउन प्रैक्टिस शीट, तो आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस शीट की लिंक आ जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लेना, सॉल्व कर लेना, वहीं पे आपको आंसर्स भी प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है, तो ये कर लेना, ठीक है। तो अपने को वर्ड्स आपने बोला था आपको रोज पढ़ना ही है, फॉरेन वर्ड्स एंड बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। फॉरेन वर्ड्स आपको चैप्टर 2 में मिलेगा एंड बिजनेस टर्मिनोलॉजीज आपको चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। चैप्टर 8 में और कुछ भी नहीं है पढ़ने का, सिर्फ बिजनेस टर्मिनोलॉजीज है। तो आप अपनी तरफ से एटलीस्ट आज से पढ़ना शुरू करो, बाद में जिस हिसाब से भी हमें टाइम मिलता है उस हिसाब से स्टार्ट डिस्कसिंग 5-6 वर्ड्स, ठीक है। किसी दिन 4 वर्ड, किसी दिन 3, किसी दिन 2, किसी दिन 1, किसी दिन 5, किसी दिन 6, जिस हिसाब से अपने पास टाइम बचता है, ठीक है। तो ये आपको करना है। चलो अब अपन शुरू कर देते हैं एक बार वापस रिवीजन से। तो कल अपन लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लिया था। अपन लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था कम्युनिकेशन से एंड देन वी मूव्ड ऑन टू बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब हमने आपको क्या समझाया था, कम्युनिकेशन सबसे पहला हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका नाम क्या है, कम्युनिस। कम्युनिस का मतलब क्या है, टू शेयर, बांटना। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन या शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, एक्सप्रेशन, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन व्हेन यू आर शेयरिंग थॉट्स, आइडियाज, एक्सप्रेशंस और व्हाटएवर, जब आप कोई भी जो बात कर रहे हो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट्स, देन इट इज कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो दिस वर्ड प्रॉफिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोगों ने देख लिया था फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अपन लोगों ने समझा था कि सबसे पहला टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस का अपन ने क्या समझा था कि एक सेंडर मैसेज भेजता है, उसको पढ़ के रिसीवर क्या करता है, रिप्लाई करता है, फीडबैक देता है। तो दैट फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। जैसे ही फीडबैक आता है कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस। नेक्स्ट बस ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑब्वियसली चलता ही रहता है, इसका कोई एंड नहीं है, टॉपिक्स चेंज होते रहेंगे। उससे आता है डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या, टॉपिक्स कीप्स ऑन चेंजिंग। अपन लोगों ने कल एग्जांपल सुना था कि स्विच करते जाते हैं ना, अपन ने कोरोना से चालू करके कॉलेज पे पहुंच गए, कॉलेज से चालू करके पेपर पे पहुंच गए एंड वगैरह वगैरह। देन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड की हमने आपको एग्जांपल समझाया था ऑफिस वाला। अपन जब अपने सीनियर से बात करने जाते हैं तो अपन लोग सोच के जाते हैं कि क्या बात करना है ना, कि अपने को ये बात करनी है सीनियर से। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस टू। इसमें डिस्कस करने का कुछ था नहीं, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आपको कल भी बोला था, कम्युनिकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 साइंस। पहला इज एंथ्रोपोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। आप ऐसे से जो बात करते हो दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। तो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट वाज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ योर ब्रेन। आप जो बोल रहे हो उसके पीछे आप क्या सोच रहे हो उसको पढ़ना, दैट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी। नेक्स्ट वाज सोशियोलॉजी इज इंटरेक्शन इन द सोसाइटी। एंड पॉलिटिकल साइंस मतलब जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज का जो कम्युनिकेशन इंटरेक्ट करने का तरीका है, दैट वाज पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये हो गया अपना कम्युनिकेशन, यहीं तक किया था कल अपन लोगों ने। आज थोड़ा सा अपन लोग ज्यादा पढ़ेंगे।
एंड अपन लोग नाउन एंड प्रोनाउन जो कल पढ़ लिए थे उसको आज अपन लोग रिवाइज करेंगे एंड देन वी मूव ऑन टू एडजेक्टिव। ठीक है, चलो। अच्छा, रोज इतना ज्यादा रिवीजन नहीं होने वाला है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी जस्ट दैट थोड़ा अभी तो अपने को प्रेशर नहीं डेवलप करना है बच्चों के ऊपर, इंग्लिश बहुत सारा सब्जेक्ट है तो थोड़ा आराम आराम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट से अपन बढ़ाना चालू करेंगे। चलो अभी अपन आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, अब आप देखना, आप इसको रीड करने जाओगे ना, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आराम से बस सुनते जाओ, एक स्टोरी की तरह सुनते जाओ। ठीक है, सबसे पहले अपन आते हैं, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया है इंक्रीज इन साइज। ठीक है, सबसे पहला रीजन व्हाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इज इंक्रीज इन साइज। इसका मतलब क्या है, पुराने जमाने में जब फैक्ट्रीज का ये कंसेप्ट एक्चुअली चालू हुआ था, जब फैक्ट्रीज बनना चालू हुई थी, आज का जमाना नहीं, बहुत पुराना जमाना, अपने माँ बाप का जमाना, उस टाइम पे क्या होता था, फैक्ट्रीज एक ही जगह पे होती थी। ठीक है, सो मान लीजिए एक कोई गांव है, वहां पे एक फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड है एंड वो वहीं पे सब लोग बैठ के आराम से काम कर रहे हैं एंड वो फैक्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं होती थी, तो एक मशीन लगी हुई है, वो आटा प्रोड्यूस कर रहा है, वीट जा रहा है वहां पे वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन आज के जमाने में क्या हो गया है, फैक्ट्रीज इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई है, प्लस वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल टाटा का ले लो, रिलायंस का ले लो। रिलायंस ऐसा तो है नहीं सिर्फ मुंबई में स्टैब्लिश्ड है, इनके ऑफिसेज और भी जगह है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्रीज बट अदर बिजनेसेस एज वेल। ठीक है, तो टाटा हो गया, टाटा का बिजनेस सिर्फ जमशेदपुर में तो है नहीं, और भी जगह पे है, तो टाटा का भी बिजनेस पैन इंडिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया ना बिजनेस, अगर आप आपस में इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अब आप इमेजिन करो, रिलायंस का एक ऑफिस मुंबई में है, एक ऑफिस जयपुर में। ठीक है, लेकिन अगर मुंबई वाले ऑफिस के जो लोग हैं वो और जयपुर वाले ऑफिस के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाए कि चल क्या रहा, तो कभी आइडिया लगेगा इन लोगों को कि रिलायंस कितना सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। हो सकता है मुंबई वाले ऑफिस में प्रॉफिट हो लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा हो, तो ये भी तो इन लोगों को एडजस्ट करना है ना आपस में, इसके लिए कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो पहले जब फैक्ट्रीज ऑफिसेज छोटे छोटे होते थे तब प्रॉब्लम नहीं होती थी, एक कमरे को ऑफिस होता था, लोग बात करते थे, सॉल्व कर लेते। अब ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, वट एवर इट इज, बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, इसलिए कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। लोगों का आपस में बात करना इज इम्पोर्टेंट। अगर एक फैक्ट्री मुंबई में है, एक फैक्ट्री जयपुर में है, तो इनका आपस में इंटरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, सो दैट जो चेयरमैन है रिलायंस का उसको पता हो कि कहाँ पे प्रॉफिट एंड कहाँ पे लॉस हो रहा है एंड वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाए। अगर कम्युनिकेशन नहीं है इन दोनों के बीच में तो वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो साइज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है चीजों की, उतना ज्यादा कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट इज ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। अगेन पहले क्या होता था, मान लीजिए आटा की एक फैक्ट्री है। ठीक है, एक बंदा गेहूं ला रहा है, एक बंदा मशीन के पास खड़ा है, उसको पीसने के लिए आटा बनता जा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, एक ही इंडस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डील कर रही है। सो फॉर एग्जांपल आप रिलायंस ले लो, रिलायंस क्लोथिंग अलग है, रिलायंस ज्वेलरी अलग है, देन जियो अलग है। ठीक है, तो रिलायंस के अंदर ही अलग अलग इतने ज्यादा डिपार्टमेंट है, तो ये एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, पहले जमाने में इतने डिपार्टमेंट्स नहीं होते थे। अभी भी आप लॉ फर्म्स वगैरह में जाओगे ना, तो एक लॉ फर्म में हर डिपार्टमेंट होता है, कंपटीशन का डिपार्टमेंट होगा, आईपीआर का एक डिपार्टमेंट होगा, क्राइम्स का एक डिपार्टमेंट होगा, साइबर लॉ का अलग से एक डिपार्टमेंट होगा, आईटी का अलग से डिपार्टमेंट होगा। लेकिन ये सब डिपार्टमेंट अलग अलग काम नहीं करते। अगर किसी साइबर लॉ वाले को आईटी डिपार्टमेंट की जरूरत है तो वो उनको फोन करता है, उनसे बोलता है हेल्प कर दो, वो हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये डिपार्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, आईटी वाले से आईटी का काम करेंगे, साइबर वाले से साइबर का काम करेंगे, वैसे वैसे कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, कभी अगर साइबर वालों को आईटी वालों से हेल्प चाहिए, आपको कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, किससे हेल्प मांगोगे, आईटी वालों से। तो अगर आपको आईटी वालों से हेल्प चाहिए तो उसके लिए कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ गया है तो अपन को क्या करना पड़ता है, अपने को एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता है ना। जैसे अकेडमी का आपने देखा होगा कितना एडवर्टीजमेंट होता है, बाकी अकेडमीज हो गई कितना एडवर्टीजमेंट होता है। क्यों होता है? बिकॉज कंपटीशन इतना बढ़ गया है। अगर हम एडवर्टीज नहीं करेंगे, अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देन इज ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ट्रेड यूनियन आपने देखा होगा आजकल जो लेबर वर्कर्स की जो यूनियंस बनी हुई है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, अगर आपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है तो उनका जो लीडर है वो डेफिनेटली आएगा आपसे लड़ने के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब बिकॉज ये ट्रेड यूनियन वाले नॉनसेंस, या आई नॉट से एज नॉनसेंस, बट सिंस ये राइट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट कि कंपनी के मैनेजर एंड ट्रेड यूनियन के लीडर में कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, उनमें आपस में बात हो, वो सलाह कर पाए, ये सब इज इम्पोर्टेंट। दैट इज व्हाई ट्रेड यूनियन की वजह से कम्युनिकेशन बिकम्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है, अब आप मान लीजिए एक आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो,
जहां आपका बॉस अपने में काम कर रहा है, एम्प्लॉय अपने में काम कर रहा है, आपके क्लर्क्स अपने में काम कर रहे हैं, वो पॉसिबल है क्या? नहीं। जब आप इतनी बड़ी फर्म में काम करने जाओगे ना, तो सबको आपस में एक दूसरे से बात करनी है। मैनेजर आपको कुछ काम बताएगा, आप अपने क्लर्क को कुछ काम बताओगे, क्लर्क किसी को कुछ काम बताएगा, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशंस, ये रिलेशंस मेंटेन करने के लिए एक बॉस और एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय और क्लर्क का, क्लर्क का, या स्टाफ का, ये रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी अपने को बात करना इज इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। सो ह्यूमन रिलेशंस बिकम्स अनदर रीजन व्हाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशंस। अब बिजनेस जो है, आपने CSR के बारे में सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी बहुत कुछ है जो अपने को डिस्क्लोज करना इज इम्पोर्टेंट, है ना। हर बिजनेस को, एक्सक्यूज मी, काफी सारे डिस्क्लोजर्स देना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए अब, क्योंकि पहले इतना डिस्क्लोजर का कांड नहीं था, अब क्या हो गया, अपने को क्वार्टरली एक कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है, अपने को एनुअली एनुअल रिटर्न फाइल करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करनी है। तो इस वजह से ऑल्सो कम्युनिकेशन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, अथॉरिटीज को डिस्क्लोजर देने के लिए कम्युनिकेट करना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड लास्ट इज पर्सनल एसेट। ऑब्वियसली, क्योंकि कम्युनिकेशन अपने लिए भी, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे, आप किसी कंपनी में जाओगे, ठीक है, आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपका इंटरव्यू क्यों होता है आपको कभी पता है? इंटरव्यू आपका मेन पर्पस होता है कि वो आपको चेक कर पाए कि आप बोल पाते हो, आप प्रॉपरली थोड़ा बेटर इंग्लिश में बोल पाते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी में बात करोगे, क्योंकि कभी कभी आपके स्टैंडर्ड क्लाइंट्स भी आएंगे, आपको उनसे बात करना पड़ेगा, तो आप वो कर पाते हो। उस वजह से आपको आपका इंटरव्यू लिया जाता है एंड देखा जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ठीक है। सो इट्स अ पर्सनल एसेट विच इज व्हाई ऑल्सो कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस पे, ठीक है। सबसे इजी होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, ध्यान सुनो, ठीक है। अपने को 7 स्टेप्स कम्युनिकेशन प्रोसेस में याद रखने हैं। कम्युनिकेशन शुरू कहाँ से होता है? कहाँ से शुरू होता है? अपन पहले सोचते हैं, है ना। एम्प्लॉय वाला एग्जाम्पल याद करो, अपन को अपने बॉस से बात करनी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल सोचो, अपन को अपने बॉस से बात करनी है, तो सबसे पहले अपन ने दिमाग में सोचा कि क्या बात करनी है। हमने दिमाग में सोचा कि ओके, मुझे अपने बॉस से बात करना है कि एनुअल रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, ठीक है। हम लोग को अपने बॉस से बात करना है कि एनुअल रिटर्न, एक एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करना है, ठीक है। तो हमने पहले दिमाग में सोचा कि मैं अपने बॉस से क्या बात करनी है। तो पहला स्टेप होता है डेवलप एन आइडिया, ठीक है। पहले सोचा अपन ने कि अपन को क्या बात करनी है, ठीक है। फिर करते हैं अपन उसको एनकोड। अच्छा, ये अपन कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे एनकोड का क्या मतलब है? अब अपन सोचेंगे कि ये जो बात मेरे दिमाग में है, ये मैं कैसे बोलूं। मैं मुंह से बोलूं, मैं मेल लिख के बोलूं, मैं एक्शंस करके बोलूं, मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू बोलूं, या मैं व्हाट्सएप के थ्रू बोलूं। अब हम सोचेंगे कि हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे उसको बोलते हैं अपन एनकोड करना, ठीक है। सबसे पहले अपन ने सोचा, अब हम आपको समझा रहे हैं कम्युनिकेशन होता कैसे, पूरा प्रोसेस। तो पहला स्टेप है अपन लोगों ने सोचा कि क्या बात करनी है। नेक्स्ट स्टेप है अपन ने सोचा कि कैसे बात करनी है, मुंह से बोल के करनी है, लिख के करनी है, ड्रॉ करके करनी है, ठीक है। कैसे बात करनी है, एनकोड किया। अब हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, हमको मेल के थ्रू बात करनी है, ठीक है। नाउ आई विल ट्रांसमिट इट। ट्रांसमिट करना मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना। आइडिया डेवलप हुआ, मीडियम डिसाइड कर लिया, अब वो इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर कर दी। तो तीसरा स्टेप होता है ट्रांसमिट करना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? एक इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में आइडिया आया, आइडिया सोच लिया कैसे बताना है, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इस बंदे को रिसीव होगा, तो चौथा स्टेप क्या होगा? रिसीव करना। पहला स्टेप क्या हुआ? दिमाग में सोचना, मीडियम डिसाइड करना, भेज देना। अपन ने भेजा, अब क्या होगा? जो रिसीवर है वो मैसेज रिसीव करेगा, ठीक है। उसने रिसीव करा, अब वो इस मैसेज को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि आपने ये मैसेज में क्या बोलना चाहा है। तो वो समझने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं डीकोड करना, ठीक है। जब अपन लोग भेज रहे थे मैसेज, जब अपन डिसाइड कर रहे थे कि कैसे बोलना है, उसको बोलते हैं एनकोड करना। मैसेज उसके पास पहुंच गया, अब वो समझ रहा है कि मैसेज में क्या लिखा है, दैट इज कॉल्ड एज डीकोड करना। तो फिफ्थ स्टेप अपना होता है डीकोड करना। आपने मैसेज समझ लिया, अब आप क्या करोगे? रिप्लाई, है ना। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ 2-वे प्रोसेस। तो अब आप क्या करोगे? रिप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप अपना होता है फीडबैक, ठीक है। वापस देख लो, सबसे पहला स्टेप अपना होता है डेवलप एन आइडिया। अपन ने अपने दिमाग में सोचा कि अपने को क्या बात करनी है, ठीक है। देन सेकंड स्टेप होता है एनकोड करना। अपन ने देखा कि किस तरीके से बात करनी है, कौन सी मीडियम से बात करनी है, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, किस तरीके से बात करनी है अपन ने सोच लिया, उसको बोलते हैं एनकोड करना, ठीक है। देन अपन लोगों ने उसको ट्रांसफर कर दिया। दिस इज स्टेप नंबर 3। अपनी तरफ से काम खत्म हो गया। अब आया रिसीवर का पार्ट, ठीक है। रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया, ये हो गया
4th स्टेप, ठीक है। देन इस मैसेज को समझना चालू करा, ये हो गया 5th स्टेप। समझ में आ गया, अब रिसीवर ने रिप्लाई किया, ये हो गया 6th स्टेप। तो ये होता है अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। 7th पॉइंट जो होता है दैट इज नॉइज, ठीक है। नॉइज मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस, ठीक है। डिस्टर्बेंस मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपने मेल से भेजने की कोशिश करी लेकिन इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो वो गया नहीं, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉइज। नॉइज का मतलब ये नहीं है हल्ला मचाना, ठीक है। नॉइज का मतलब एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। तो आपने प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की या आपने एक्शंस के थ्रू बोलने की कोई बात कोशिश करी, लेकिन आपके एक्शंस का मतलब उस इंसान को समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो ये सब होता है, इसको बोलते हैं नॉइज। तो जब अपन कोई भी मैसेज ट्रांसफर करते हैं उस बीच में जो भी अपने को डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं उनको बोलते हैं नॉइज। तो ये नॉइज के चक्कर में कई बार हो सकता है कि मैसेज प्रॉपरली ट्रांसफर ना हो। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के टाइम पे अपन को पहले से देखना पड़ेगा कि कौन कौन से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट कनेक्टिविटी जा सकती है, तो ये सब अपने को पहले से देखना पड़ेगा एंड मेजर्स उसके लिए लेके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस मतलब कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आ गया ना, अपन लोगों ने सोचा क्या बात करनी है, कैसे करनी है, बात भेज दी, बात कर ली। अब रिसीवर का पॉइंट ऑफ व्यू, रिसीवर ने बात को रिसीव किया, उसको समझा, डिकोड किया एंड देन रिप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक। तो ये होगा 6 स्टेप अपने। 7वां स्टेप होता है नॉइज मतलब डिस्टर्बेंस। बात करते टाइम पे जो डिस्टर्बेंस कोई क्रिएट हो रही है उसको आपको डील करना है, इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस। नोट्स में एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप डेवलप एन आइडिया, देन एनकोड, फिर उसको ट्रांसमिट करना, देन रिसीवर का पार्ट आया, रिसीव करना, फिर उसको समझना, डिकोड करना, उस पर फीडबैक देना, तो इट्स फीडबैक देना एंड लास्ट इज नॉइज। आपको ये चार्ट के थ्रू हमेशा ये प्रोसीजर याद रखना है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, आइडिया डेवलप किया, देन एनकोड किया, देन उसको ट्रांसमिट किया, फिर रिसीवर ने रिसीव किया, उसको समझा एंड देन उसका फीडबैक दिया एंड लास्ट स्टेप आ जाता है अपना नॉइज, ठीक है। ये हो गया अपना कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो उस चीज के लिए क्या क्या चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इस टॉपिक में अपन 3 चीजें पढ़ने वाले हैं एंड आपको स्पेसिफिकली वो 3 चीजें हाईलाइटेड है। सबसे पहला क्या दिया है देख लीजिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेनली डिपेंड्स ऑन 3 चीजें, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रॉपर हो उसके लिए 3 चीजें याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट दिया है आपको 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C के तरीके से जो वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल C फॉर कंसाइज, C फॉर क्लियर, C फॉर कॉन्क्रीट, C फॉर कंप्लीट। तो ऐसे 7 C's हैं, ठीक है। तो देयर आर 7 प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो पहला हो गया 3 चीजें जो अपने को याद रखनी है कम्युनिकेशन के लिए। देन अपन लोग नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लास्ट अपन लोग पढ़ेंगे गाइडलाइंस टू एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। इसीलिए ये तीनों चीजें हाईलाइटेड है। पहली चीज क्या बात कर रही थी, जनरली 3 चीजें जो अपने को याद रखी है कम्युनिकेशन प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोगों ने पढ़ा 7 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो 7 C's में इंक्लूड होता है, ठीक है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन से वो 7 C है और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आ सकता है, ठीक है। देन तीसरा इज गाइडलाइंस। तो पहला वॉज जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा वॉज 7 C's एंड तीसरा इज जनरल गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अलग अलग है, तीनों को अपन को अलग अलग से पढ़ना है। ये आज अपन लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे इसके बारे में एंड देन अपन लोग मूव ऑन करेंगे अपना ग्रामर की तरफ, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन बढ़ते हैं इसकी तरफ। एंड अगेन आपको एक बार समझना है, सिर्फ अगली बार आप जब हेडिंग देखोगे ना आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलो सबसे पहला इज मेनली अपने को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 3 चीजें याद रखनी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो पा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला क्या है, अंडरस्टैंडेबल मैसेजेस। जो मैसेज आप भेज रहे हो वो अगले इंसान की समझ में आए। यू हैव टू मेक श्योर कि अगले इंसान की समझ में आए। कल अपन लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बंदे को हिंदी आती है पर दूसरे बंदे को हिंदी नहीं आती, वो साउथ से आया, ठीक है। इसने हिंदी में भेज दिया लेकिन इसको वो मैसेज समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती। तो दिस कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट। तो मैसेज वो भेजो जो रिसीवर समझ पाए, ठीक है। तो मेक अंडरस्टैंडेबल मैसेजेस, जो अगला आदमी समझ पाए वैसा मैसेज भेजो, ठीक है। तभी कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। दूसरा क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर, ठीक है। सेंडर जो भेज रहा है वो भी कोई
थोड़ा कायदे का आदमी है, ऐसा नहीं है किसी ने उठा के कोई भी मैसेज भेज दिया, ठीक है। कल को कोई भी हमें कोई भी मैसेज भेजेगा, इंस्टाग्राम पे अपने इतने मैसेज आते हैं, उनका रिप्लाई करते हैं कि अपन फालतू मैसेजेस का नहीं करता, कोई नहीं करता, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कौन भेज रहा है दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कोई भी एरा गैरा भेजेगा तो उसका रिप्लाई आपके पास नहीं आएगा, लेकिन कौन भेज रहा है इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो उसके लिए सबसे पहला चीज क्या जरूरी है, मैसेज प्रॉपरली ड्राफ्ट किया गया, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका मैसेज अगले इंसान की समझ में है, ठीक है। दूसरा, योर क्रेडिबिलिटी, तुम कोई होने चाहिए तभी तुम्हारा मैसेज कोई पढ़ेगा, ठीक है, अदरवाइज तुम्हारा मैसेज कोई नहीं पढ़ेगा। तीसरा, हाउ द मैसेज इज अफेक्टिंग द रिसीवर, ठीक है। अगेन हिंदी इंग्लिश वाला एग्जांपल याद करो, भाई तुमने हिंदी में मैसेज तो भेज दिया, लेकिन तुमने सोचा कि ये मैसेज रिसीवर को कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो जब भी आप मैसेज भेजो उससे पहले सोचो कि ये मैसेज में जिसको भेज रहा हूँ उसको समझ में आएगा या नहीं, ये मैसेज एक रिसीवर को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, ये सोचो, उसके बाद एक मैसेज भेजो, ठीक है। सो दीज आर जनरल थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, मतलब प्रॉपर हो, सही से हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन मानी जाए, उसके लिए आपको 3 चीजें ध्यान रखना है। पहला, आपको अपना मैसेज पे ध्यान रखना है। दूसरा, जिस इंसान को भेज रहा है उसको पॉइंट ऑफ व्यू देखो। एंड तीसरा, योर क्रेडिबिलिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपना आता है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब 7 C's क्या है, 7 C's मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 C's से 7 वर्ड्स है, ये 7 वर्ड्स आपको यहाँ पे स्टार्ट में दिख रहे होंगे, ठीक है। पहला सी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कर्टिसी, करेक्टनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी एंड कॉन्क्रीटनेस, ठीक है। तो जब अपन लोग कम्युनिकेट करते हैं अपन को ये 7 C याद रखना जरूरी है। मतलब अपने को याद रखना है कि इन्फॉर्मेशन हैज टू बी कंप्लीट, it has to be concise, you have to be courteous, then it has to be correct, you need to consider the receiver, clear होना चाहिए, and then it has to be concrete, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने ये 7 प्रिंसिपल्स बनाए। एक एक करके हम अपन इन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करना चालू करते हैं। सबसे पहला इज क्लैरिटी। कम्युनिकेशन हैज टू बी क्लियर, आप जो बोल रहे हो वो अगले इंसान के समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, आपने बोला कल मेरे घर पे इतना इतना पैसा लेके आ जाना, ठीक है। कभी कभार टेलीफोन की लाइंस में डिस्टर्बेंस होता है एंड उसकी वजह से आपकी आवाज गुर्र गुर्र ऐसे करके सुनाई देती है। तो अगर आपकी आवाज वहां तक क्लियर नहीं गई, अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं गया है, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तुम ये नहीं बोल सकते मैंने तो बोल दिया था, उसकी प्रॉब्लम है, उसको आवाज नहीं आ रही, नहीं। जब तक मैसेज क्लियरली नहीं गया है तब तक उस कम्युनिकेशन को प्रॉपर नहीं माना जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, अपन लोग अपने टीचर्स को मैसेज करते हैं या अपन अपने किसी दोस्त को मैसेज करते हैं, अपन बहुत घुमा फिरा के मैसेज करते हैं ना, अपन बहुत लंबा लंबा मैसेज करके घुमा फिरा के बात करेंगे, सीधी बात ही नहीं करते, ठीक है। तो जब तक अपन क्लियर पॉइंट पे बात नहीं करेंगे तब तक कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो आपको अपने वर्ड्स पे, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको अपने वर्ड्स पे ध्यान देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कि आपकी कन्वर्सेशन क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए। सबसे पहला, क्विक, ब्रीफ, एक्वेंटेड एंड एफर्टलेस वर्ड्स, ठीक है। नॉर्मल वर्ड लो यार, किसी से बात कर रहे हो ना तो ज्यादा अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है, अच्छी इंग्लिश बट नॉर्मल इंग्लिश जो लोगों के समझ में आए। एकदम ऐसे भारी वर्ड यूज मत करो जो आपको पता है कि उसको डिक्शनरी में खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी से इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो एंड इतने भारी वर्ड यूज करोगे तो अगला बंदा आपका मैसेज इग्नोर कर देगा, ठीक है। उसको कोई परवाह नहीं है कि वो आपके मेल के लिए एक डिक्शनरी खोल के बैठे, ठीक है। सो नॉर्मल वर्ड यूज करो। देन पिक कन्वर्सेशनल वर्ड्स रादर देन पोएटिक, एकदम ऐसे बढ़िया बढ़िया ऐसे शानदार शानदार वर्ड ऐसे यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लैंग्वेज में बात कर सकते हो, ठीक है। ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ, ऑब्वियसली आप जो इंग्लिश में बात कर रहे हो, जो मेल भेज रहे हो, प्लीज एंश्योर उसकी ग्रामर टोटली करेक्ट है, तभी वो कन्वर्सेशन क्लियर मानी जाती है। कभी अगर ग्रामर इधर उधर हो जाए ना तो पूरे सेंटेंस की धज्जियां उड़ सकती है ना, कुछ का कुछ मतलब निकल आएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी ग्रामर सही है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इलस्ट्रेशन और केस लॉस, ट्राई कि आप जब बात कर रहे हो तो थोड़ा एग्जाम्पल दे दे के बात करो ताकि इंसान को समझ में आ जाए कि आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेइंग अवे फ्रॉम टेकी वर्ड्स। टेकी वर्ड्स मतलब क्या होता है, टेक्निकल वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स ट्राई करो कि नहीं यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्लीटनेस, योर इन्फॉर्मेशन हैज टू बी कंप्लीट, ठीक है। जैसे कल हम लोगों ने एग्जांपल दिया था, एक बंदा दूसरे बंदे के पास जाकर बोलता है वो बहुत बेकार है, वो बहुत फालतू टाइप का आदमी है, वो मुझे कुछ करने ही नहीं देता, ठीक है। आपने बोल दिया, लेकिन आपने रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, रिसीवर ने सुन लिया पर रिसीवर को समझ में नहीं आया बात किसकी हो रही, वो कौन, ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट। आप सारी डिटेल्स प्रॉपरली दो, वो मतलब कौन, नाम बताओ भाई, किसके बारे में बात कर रहे हो, सब कुछ प्रॉपरली दो, तब दैट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज कंप्लीट। सो यू हैव टू एंश्योर कि आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अब वो एंश्योर करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं अपन लोग आगे। सबसे पहला,
डेवलप एंड एनहांस रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, अगर आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है, तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन जो है थोड़ी एनहांस होती है। फॉर एग्जाम्पल, कल को कोई मैसेज आता है, किसी का कोई मेल आता है, कुछ भी आता है कोई बच्चे का रिगार्डिंग CSEET की इंक्वायरी, ठीक है, CSEET की इंक्वायरी के लिए कोई मेल आया। अब अगर उन्होंने बोला कि मुझे आपके लेक्चर्स परचेज करने, ठीक है, तो हमने बोला ओके। जब उसने बोला कैसे करना है, तो हमने बोला ऐसे ऐसे करना है, तो ये बच्चे को थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लगे, ठीक है। जब बच्चे ने बोला कि मुझे आपके लेक्चर्स परचेज करने, उसी मोमेंट पे आई शुड गिव यू ऑल द डिटेल्स। यस, लेक्चर्स आर अवेलेबल, इतने इतने लेक्चर्स हैं, आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड आपको ये इतना इतना फीस चार्ज किया जाएगा एंड खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर आप एक बार में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑलवेज गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेन एवर रिक्वायर्ड। ऑल्सो जब आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो चांसेस ही नहीं है कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन लगती है आपकी इन्फॉर्मेशन क्लियर करने के लिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेल में डालो, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द ऑडियंस। ऑडियंस को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑडियंस मतलब कौन है? रिसीवर, जिससे बात कर रहे हैं उसको समझ में आएगा क्लियरली कि तुम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सुएट्स द ऑडियंस। ऑब्वियसली अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आपने एक बात में अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो डेफिनेटली आपका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, ठीक है। आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है आपके रिसीवर के सामने या आपके ऑडियंस के सामने। नेक्स्ट, cost saving as no crucial information is missing and no additional cost is incurred in conveying extra message, ठीक है। Obviously it's cost saving। मान लीजिए हम लोग टेक्स्ट मैसेज पे बात कर रहे हैं, ठीक है, हर मैसेज को भेजने के लिए 1 रुपए लगता है। अब आप बार बार एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, एक रुपए लग रहा है। इससे बेटर एक बार में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दो, पूरी दे दो ना, एडिशनल वगैरह कोई चांस ही नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार में दे दो तो कॉस्ट भी नहीं लगी। तो इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, कंप्लीट मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन, तो कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसाइजनेस। नाउ योर इन्फॉर्मेशन हैज टू बी कंसाइज। आपका मैसेज छोटा, क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। क्रिस्प एंड क्लियर मतलब क्या? मैम मुझे नोट चाहिए, आपका प्रोवाइड करता हूँ, बस सॉर्टेड, ठीक है। अब कुछ बच्चे मैसेज क्या करते हैं, मैम मैं ये हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं फलाना से हूँ, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ऐसा भी किया है, मैंने वैसा भी किया है, ये भी किया। मैम मैं सोच रहा था कि नोट्स का तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो क्या आप मुझे सॉफ्ट कॉपी दे दोगे? तो पॉइंट क्या था पूछने का, मैम आप मुझे सॉफ्ट कॉपी दे दोगे? तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन बोलो, भाई मैम माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम हियर, कैन आई गेट अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर नोट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन, खत्म बात, ठीक है। तो जितना आप क्लियर कंसाइज रखोगे ना मैसेज, उतना इट्स बेटर। अगेन फीचर्स क्या है? टाइम सेविंग है, हाँ टाइम सेविंग है, भाई अगला इंसान जो पढ़ रहा है उसका टाइम बच रहा है। दूसरा, प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स। कम से कम शब्दों में आप बेटर बात कर पाओगे। नेक्स्ट इज मोर अपीलिंग। ऑब्वियसली आप किसी को जब बड़ा मैसेज भेजते हो ना, उसको पढ़ने का मन नहीं होगा, लेकिन आप छोटा मैसेज भेजोगे ना तो वो पढ़ लेगा इजीली। नॉन रेपिटेटिव इन नेचर, बार बार सेम बात नहीं बोलोगे अगर आप कंसाइज मैसेज भेजोगे। अंडरलाइंस एंड हाईलाइट्स द मेन मैसेज। ऑब्वियसली आप जो बात करना चाह रहे हैं वही बात करोगे, फालतू की इधर की बकवास नहीं करोगे। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीटनेस। योर मैसेज हैज टू बी कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है? फजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं ना, सॉलिड बात करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं कोरोना के 1 लाख केसेस हो गए, ठीक है। आपने कहाँ देखा 1 लाख केसेस हो गए? आपने देखा है कहीं पे 1 लाख केसेस हो गए? जो आप बात कर रहे हैं उसको पहले वेरीफाई कर लो। अगर आप बोल रहे हैं 1 लाख केसेस हो गए तो गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट तो आई होगी जिससे पता है 1 लाख केसेस हो गए। तो कॉन्क्रीट होना चाहिए। कॉन्क्रीट मतलब यू शुड बी वेरी श्योर। आप जो भी मैसेजेस में जो भी फिगर्स या जो भी डाल रहे हो ना, उनको पहले से क्रॉस चेक करके रखो, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या है? इट हैज फॉलोइंग फीचर्स। कॉन्क्रीटनेस, अगर आप मैसेज आपका कॉन्क्रीट है तो उसके क्या फीचर्स होंगे? सबसे पहला, सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप जो बात कर रहे हो आप प्रॉपर फैक्ट के साथ बात करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बात करोगे कि सन अर्थ से दूर है, हाँ ठीक है, सन अर्थ से इतना इतना दूर है, ठीक है। तो आपकी बात का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। नेक्स्ट, मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड बिल्ड द रेपुटेशन। ऑब्वियसली अगर आपने बोला है कोरोना के 1 लाख केसेस बढ़ गए, ठीक है, एंड दूसरे बंदे ने बोला है कोरोना के 1 लाख केसेस बढ़ गए, गवर्नमेंट की इस रिपोर्ट से ये प्रूव होता है, तो इस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बड़ा होगा बजाय तुम्हारे। क्यों? क्योंकि उसने अपना सारा जो भी बोला है वो एक बैकअप के साथ बोला है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस कम्युनिकेशन वुड बी मोर इम्पोर्टेंट बजाय इस वाली कम्युनिकेशन के। देन दीज मैसेज आर नॉट मिस इंटरप्रेटेड, ठीक है। जब आप फैक्ट्स में बात करते हो ना, जब आप सॉलिड बात कर रहे हो ना, तो चांस ही नहीं है कि दूसरा बंदा कुछ और समझेगा इस मैसेज को, ठीक है। कोई और मैसेज अपन बात करने की कोशिश करते हैं, कई बार रिसीवर को कुछ और समझ में आता है, लेकिन अगर जब आप प्रॉपर फैक्ट्स की बात कर रहे हो तो कुछ भी उल्टा सीधा समझ में नहीं आएगा, जो बात करी है वही बात समझ में आएगी। नेक्स्ट इज कर्टेसी। ऑब्वियसली जब भी आप मैसेज भेज रहे हैं यू हैव टू बी रियली हम्बल। इसीलिए जब अपन अपने प्रिंसिपल को मैसेज भेजते थे, अपन क्या बोलते थे? डियर प्रिंसिपल, ये डियर मैम, ये डियर सर। तो यू हैव टू बी रियली कर्टियस एंड हम्बल, ठीक है।
इसके क्या फीचर्स हैं? इट इज पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट द ऑडियंस, ऑब्वियसली अच्छा लगता है ऑडियंस को सुनने में। नॉट एट ऑल बायस, आप रूट नहीं लगोगे। बोथ व्यू पॉइंट एज वेल एज फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर शुड बी कंसिडर्ड। आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप अपने स्टूडेंट से भी बात कर रहे हो फॉर दैट मैटर, तो स्टूडेंट से भी आपको प्यार से बात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो भी पढ़ रहा है ना, वो पढ़ रहा है, उसको भी कितनी सारी टेंशन होगी। तो यू हैव टू कंसिडर कि रिसीवर के भी दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो आप जितना हम्बल हो सकते हो उतना हम्बल रहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब अगेन क्या हो गया, आपका मैसेज में गलतियां नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बहुत कॉमन गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए। तो इट हैज टू बी करेक्ट, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? मैसेज शुड बी करेक्ट, एग्जैक्ट एंड वेल टाइम। एग्जैक्ट एंड वेल टाइम मतलब जो बात कर रहे हैं ना वही बात करो, विद प्रॉपर ग्रामर, नो स्पेलिंग एरर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। फुल स्टॉप, पंक्चुएशन, इन सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखो। नेक्स्ट, हैज ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस। ऑब्वियसली रीडर, अगर आप प्रॉपर मैसेज अगर आपने भेजा है विद गुड ग्रामर, तो इंसान को पढ़ने में भी अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा आदमी है, उसको पढ़ाई लिखाई आती है, ठीक है। नेक्स्ट, मेक्स यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज इन द मैसेज, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप करेक्टनेस की बात करते हो ना, तो करेक्टनेस का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि आप तमीज की भाषा यूज करेंगे, ठीक है। आप तमीज से बात करेंगे मैसेजेस में, बदतमीजी की कोई भी भाषा आप मैसेज में यूज नहीं करेंगे। दैट इज टोटली इनकरेक्ट, ठीक है। लास्ट, बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल। ऑब्वियसली जब आप एक अच्छा प्यारा मैसेज ड्राफ्ट करके भेजोगे ना, आपको खुद में भी खुशी होती है कि वाह यार क्या मैसेज भेजा है, अगला इंसान पढ़ के खुशी होगा, ठीक है। इसलिए अपन कई बार मैसेज इरेज करते हैं, फिर टाइप करते हैं, फिर इरेज करते हैं, फिर टाइप करते हैं, ठीक है। लास्ट आता है कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी मैसेज भेजने से पहले रिसीवर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो, ठीक है। आप ये समझ लो कि अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो क्या रिसीवर को हिंदी समझ में आती है, या आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो क्या उसको इंग्लिश समझ में आती है, या आप सोच रहे हो कि आप टेलीफोन से बात करोगे तो क्या उसके पास कनेक्टिविटी है। तो रिसीवर के बारे में पहले से सोच लीजिए, ठीक है। दैट इज कंसिडरेशन ऑफ फॉर रिसीवर। अब अपने को बस एक छोटा सा लास्ट कंसेप्ट अपने को पढ़ना है, विच इज गाइडलाइंस टू एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो 7 C's है, और क्या कर सकते हैं अपन कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए, उसमें कुछ 9 पॉइंट्स हैं एंड आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। हेडिंग से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है चूज द राइट मीन्स एंड मोड। अगेन, जिस मीडियम से आप मैसेज ट्रांसफर करने वाले हो, ठीक है। आपने सोचा है अगर आप लिख के मैसेज भेजोगे या आप मेल के थ्रू भेजोगे, जो भी आप ट्रांसफर करने वाले हो उसको ध्यान से सोचो, ठीक है। मान लो आपने सोचा कि आप ये मैसेज फोन पे बताओगे, अगले इंसान के पास फोन ही नहीं है, कैसे बताओगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम होगी मैसेज करने में। या आपने सोचा आप मैसेज मेल से भेजोगे, बट अगले इंसान के पास इंटरनेट नहीं है, तो वो मेल कैसे देखेगा। तो ये सब चीजें पहले से सोच लो एंड देन डिसाइड कि किस तरीके से आपको कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओन योर मैसेजेस। ओन योर मैसेजेस मतलब आप जो मैसेज भेज रहे हो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ वो मैसेज आपने भेजा था, ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पीपल कैन क्वेश्चन यू कि ये मैसेज आपने क्यों भेजा, कैसे भेजा वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑफर कंप्लीट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। ये अपन लोगों ने ऊपर भी पढ़ लिया था। कंप्लीट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब अधूरा मत छोड़ो, जो भी बात करनी है एक बार में पूरी भेज दो, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो एक बार में भेज दो, एंड जितनी इन्फॉर्मेशन जरूरी है उतनी ही इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। क्रिस्प एंड क्लियर रहो, ज्यादा की फालतू की इधर की बकवास करोगे ना तो रीडर को भी आपका मैसेज पढ़ने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्टेन फीडबैक। कम्युनिकेशन हमने हमेशा बोला है 2 वे प्रोसेस। फीडबैक मतलब आपने जब मैसेज भेजा है, यू मेक श्योर कि इस बंदे का उस मैसेज के लिए रिप्लाई आ गया, ओके आ गया, थम्स अप आ गया, वॉट एवर। इससे क्या होता है, आपको समझ में आता है कि हाँ मैसेज डिलीवर हो गया एंड ये बंदे को समझ में आ गया, ठीक है। तो यू एंश्योर कि फीडबैक आपको मिला है, मतलब आपको एक रिप्लाई मिला है। नेक्स्ट आता है थिंक ऑफ द रेसिपिएंट। अगेन अपन लोगों ने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कंसिडरेशन फॉर रिसीवर। रिसीवर के बारे में सोच लो, सब समझ लो कि वो उसके पास कितनी सुविधाएं हैं, फिर मैसेज भेजो, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉन्ग्रुएंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार क्या होता है अपन बोल कुछ रहे लेकिन अपने एक्शन कुछ और है। कल अपन लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे अपन लोगों ने समझा था अपने घर में कोई गेस्ट है, ठीक है, अपन चाहते नहीं है वो घर में है, तो अपन ने बोला वेलकम वेलकम, है ना। तो वर्ड से तो अपन वेलकम बोल रहे हैं, लेकिन जेस्चर से अपन क्या दिखा रहे हैं कि यू आर नॉट एट ऑल वेलकम इन माय हाउस, ठीक है। तो योर वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉन्ग्रुएंस, आपका जो आप जो बोल रहे हो एंड आप जो कर रहे हो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ बोल तो रहे हैं वेलकम वेलकम, लेकिन आपकी शक्ल से नहीं दिख रहा है कि मतलब दोस्त गेस्ट आर वेलकम इन योर हाउस, ठीक है। तो ये चीजें दोनों वर्बल आपके एक्सप्रेशन एंड आपका बोलना साथ में जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रिपीट इफ नेसेसरी। अगर आपको लग रहा है कि अगले बंदे को आपकी बात समझ में नहीं आई है, स्पेशली जब आप फोन पे बात कर रहे हो, तो उसको वापस बोलो। कई बार अपन हाईलाइट कर देते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, उसको अपन बोल्ड कर देते हैं, कैपिटल कर देते हैं, क्यों, ताकि इंसान का स्पेसिफिक इस पे ध्यान जाए। तो अगर आपको लगता है वैसा कुछ है देन डू, ठीक है। डू नॉट जज, पहले से ही जज मत कर दो, ठीक है। आपने एक मैसेज भेजा, आपने पहले ही सोच लिया यार बहुत खराब इंग्लिश लिखी हुई है, इस मैसेज का तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा,
रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले से जज मत करो, आपने आपका काम था मैसेज भेजना, आपने भेज दिया, बस दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलाई ऑन फैक्ट्स। रिलाई ऑन फैक्ट्स मतलब क्या, फालतू की बकवास मत करो। फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं कोरोना के 1 लाख केसेस हो गए, मान लीजिए कोरोना के 1 लाख हुए नहीं, 50,000 केसेस हुए, तो पहले कंफर्म कर लो उसके बाद, ठीक है। सो रिलाई ऑन फैक्ट्स। चलो, तो यहाँ तक अपना हो गया है, प्रिंसिपल्स तक अपना हो गया है। कल अपने को शुरू करना है जोहरी वेंडर। आई गेस आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो ज्यादा अपने को अभी प्रेशराइज नहीं करना है, तो आज अपन ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। जितने लोगों ने नाउन एंड प्रोनाउन का नहीं पढ़ा था वो प्लीज आज नाउन एंड प्रोनाउन पढ़ लेना। कल के लेक्चर में अपन पहले ग्रामर से चालू करेंगे। सो विल रिवाइज नाउन, विल रिवाइज प्रोनाउन एंड देन वी मूव ऑन टू एडजेक्टिव, ठीक है। एंड अपन लोग जोहरी विंडो पढ़ लेंगे कल, एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ तक अगेन पहले मॉड्यूल रीड कर लेना फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में, देन अपने को नोट्स रीड करने हैं, एंड जो भी अपने को प्रैक्टिस शीट प्रोवाइडेड है वो अपने को फुल सारा खत्म करके एक तरफ रख देना, ठीक है। एंड यस, आज का एक नया टास्क था, 50 पेज की एक नोटबुक बनानी है। नोटबुक में सारे इंग्लिश ग्रामर के चार्ट्स आपको बना के रखने हैं, ठीक है। आज के लिए